Hello students, welcome to lecture 3 of chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at DP Savani Center for Excellence. तो अभी तक दो लेक्चर्स में हम लोगों ने एंड्रोशियम कवर अप कर लिया, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन कवर अप कर लिया। ठीक है, अब हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर 2 में यहाँ तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब एंथर कैसे टूटेगा। ठीक है, जो एंथर का टूटने का प्रोसेस है कैसे टूटेगा। जो एंथर है उसकी जो वॉल्स है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके उस चीज को हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और वो ड्राई होने की वजह से वो जो है जो वॉल्स है वो वहां से टूट जाएंगे और पॉलिनेंस बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एंथर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन द वॉल्स ऑफ एंथर। इन द बिगिनिंग द मिडिल लेयर डिजेनरेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय टेपिटम। अब टेपिटम जो है फूड को एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन्स को देता है, उसकी वजह से जो मिडिल लेयर्स है वो धीरे धीरे सूख जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। When the microspores are formed inside the pollen sacs, at the same time, Ubish body are formed in the cells of tapetum. जब माइक्रोस्पोर बन रहे हैं पोलन सेक में तो कुछ बॉडीज बनेंगे जिनको हम बोलते हैं यूबिश बॉडीज। ठीक है, कहाँ पर बनेंगी? टेपिटम में। देन आफ्टर इट डिजेनरेट्स, यूबिश बॉडीज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। तो अगर कोई पूछे कि जो पॉलन ग्रेन है उसका जो एक्साइन लेयर है, जो काफी रेजिस्टिव लेयर है, बहुत हार्ड लेयर है, वो किससे कौन बनाता है? वो यूबिस बॉडीज बनाते हैं। यूबिस बॉडी कहाँ से आए? टेपिटम की लेयर से आए। ठीक है, इन दिस वे इन ए मैच्योर एंथर ओनली 2 layers एपिडर्मिस एंड एंडोथेकियम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग। ठीक है, तो जब मैच्योर एंथर हो जाएगा तो टेपिटम गायब, मिडिल लेयर्स गायब। टोटल 4 लेयर थी, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेकियम, उसके बाद मिडिल लेयर्स और चौथी थी टेपिटम। टेपिटम का काम खत्म। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर्स को टेपिटम ने खत्म कर दिया, उसमें से खाना निकाल निकाल के, तो बची 2 लेयर्स, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस और उसके नीचे वाली एंडोथेकियम। The sterile tissues present between both the pollen sacs of each anther lobe degenerate. अब जो दो pollen sac है उनके बीच में जो sterile tissue present है वो degenerate हो जाएगा. So both pollen sacs of the each anther lobe fuse together to form a single pollen sac. ठीक है, तो 4 pollen sac थे, 4 pollen sac थे। ठीक है, एक लोब में 2 थे, तो वो 2 लोब जो थे उनके बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट था, स्टेराइल टिश्यू। वो अगर निकल गया तो एक लोब में एक ही सेक बचा, दूसरे लोब में भी उसी तरीके से, तो 2 लोब और 2 सेक। डेवलपिंग के टाइम पे 2 लोब में 4 पॉलन सेक थे। ठीक है, मैच्योर होने के बाद वो बीच वाली वॉल गई, जब बीच वाली वॉल निकल गई तो एक लोब में एक ही सेक बचा, दोनों क्योंकि 2 सेक फ्यूज हो गए। Therefore, in the TS of mature anther, only 2 pollen sacs are present. ठीक है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैच्योर एंथर में हमें 2 पोलन सेक मिलेंगे, इमैच्योर में 4 मिलेंगे। उसके बाद dehiscence of anther takes place during dry season. Dry season में होगा due to hygroscopic nature of endothecium. Loss of water takes place from the cell of endothecium. ठीक है, वाटर का जो है लॉस होगा। Walls of endothelial cells try to contract due to loss of water, but inner and radial walls do not contract due to presence of fibrous thickening, with outer thin wall of endothelium contract and become concave or incurved. ठीक है, तो क्या होगा? इस पे एक प्रेशर पड़ेगा, जो इनर रेडियल वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, जो फाइब्रस थिकनिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एक प्रेशर जनरेट होगा वहां पे और एक कॉन्केव जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनकर्विंग ऑफ आउटर वॉल्स एक्सर्ट पुलिंग फोर्स और टेंशन। अब जो अंदर की तरफ वो हो गया है, जैसे स्किन अगर अंदर की तरफ चली जाए तो वो एक प्रेशर लगाएगी बाकी सेल्स पे। ठीक है, ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ एंथर ड्यू टू टेंशन थिन वॉल्ड स्टोमियल सेल्स, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, स्टोमियल सेल्स, स्टोमियम प्रेजेंट होता है, वो जो है ब्रेक हो जाएगा और एंथर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और जो पोलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डेहिसेंस का, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इसमें हमें याद रखना है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है एंडोथेकियम का, और जो ब्रेकिंग है कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टोमियल सेल से स्टार्ट होगी, इसको हम स्टोमियम भी बोलते हैं जहाँ पे ये होते हैं।
ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा, पूरा वॉल जो है वो ब्रेक होता जाएगा और अंदर के पोलन ग्रेन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। अब जो पॉलिनेशन है, आप देखिए जब एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए, ठीक है, जब एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए तो उनका काम है अब कैसे भी करके स्टिग्मा तक पहुंचना। बट स्टिग्मा तक पहुंचने के जो तरीके हैं वो बहुत अलग अलग। कोई पानी के थ्रू पहुंचता है, कोई हवा के थ्रू पहुंचता है, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंचता है, कोई इंसेक्ट एनिमल्स के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। अब ये जो गैमिटोजेनेसिस है मेल गैमिटोफाइट का, इसका कुछ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा, कुछ पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने कुछ कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो प्री पॉलिनेशन में क्या होगा वो हम देख लेते हैं। प्री पॉलिनेशन में वन न्यूक्लियस ऑफ pollen grain divided resulting into two unequal size of nucleus are formed. Small nucleus present near the wall is called as generative nucleus, ठीक है, जो जनरेटिव सेल है वो छोटा होगा। लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। Both the nucleus surrounded by cytoplasm and become dense and followed by unequal cytokinesis, resulting into two unequal size of cells, ठीक है। तो large cell in the large nucleus is present as vegetative cell, and smaller cell in which small nucleus is present is called as generative cell, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन से पहले ही पोलन ग्रेन में जो हो जाएगा, इसमें एक लार्ज वेजिटेटिव सेल होगा और एक स्मॉलर जेनेटिव सेल होगा, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। उसी के बाद ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पोलन ग्रेन है वो बाई सेल्ड कंडीशन में होगा, दो सेल होंगे, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। किसमें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसा होगा और 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होगा, 3 सेल स्टेज होंगे। तो 3 सेल कहां से आया, तो जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाया, तो टोटल कितने सेल हो गए अंदर, 3। तो 40% केसेस में 3 सेल स्टेज होगी और 60% केसेस में 2 सेल स्टेज होगी, ठीक है। The development gametophyte takes place inside the sporangia is known as endosporic development. This stage of pollen grain is called as immature or partially developed male gametophyte, ठीक है। अभी तक ये इसको हम लोग partially developed और immature ही बोलेंगे, ठीक है। जब तक pollen grain development नहीं होता हम उसे immature ही मानेंगे। Generative cell detached from the wall and change into vermiform or spindle-shaped structure enter inside the vegetative cell, ठीक है। अब जो है जनरेटिव सेल वो डिटैच होगा वॉल से और एक वर्मीफॉर्म, एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बनाएगा और वेजिटेटिव सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी, ये पॉलिनेशन से पहले पोलन ग्रेन में ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। अब पॉलिनेशन के बाद जब वो स्टिग्मा पे पहुंच गया उसे हम बोलेंगे पोस्ट पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन में क्या क्या चेंजेस आएंगे जब वो स्टिग्मा पे पहुंच गया है, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल आफ्टर पॉलिनेशन। पोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा। जब पोलन ग्रेन वहां पहुंच गया, वहां से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, शुगर एब्जॉर्ब करेगा। ड्यू टू दिस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। It exerts pressure on the both outer layers. Because of this, pressure intines comes out through any jump pore. अब जब प्रेशर बढ़ा तो इंटाइन जो है वो एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकल आएगा किसी भी एक जम्प पोर से, ठीक है, और वो एक पोलन ट्यूब बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। अब जब पोलन ट्यूब एक रास्ता बन गया, अंदर 2 सेल है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। तो पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है, और एज्यूम टर्मिनल टिप पोजीशन, सबसे टिप पर वो पहुंच जाएगा। दिस स्पिंडल शेप जनरेटिव नाउ एंटर इनटू पोलन ट्यूब। उसके बाद जो है जनरेटिव सेल एंटर करेगा, तो आगे चलेगा वेजिटेटिव सेल, पीछे चलेगा जनरेटिव सेल। Inside the pollen tube, generative cell divides mitotically to form a 2 non-motile male gametes, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2 सेल कंडीशन वाले, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव सेल आगे चल रहा है, जनरेटिव सेल जब पोलन ट्यूब में पहुंच जाएगा उसके बाद वो डिवाइड करेगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बनाएगा। तो पोलन ट्यूब में 3 सेल कंडीशन हुई, ठीक है। ये 60% केसेस में ऐसा होगा, बाकी 40% में पहले से ही 3 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। नाउ मेल गैमेटोफाइट्स कम इनटू 3 सेल स्ट्रक्चर इन विच 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट।
ठीक है, समझ गए? तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आया तब वो टू सेल कंडीशन में था। जब इंटाइन बाहर आया, वो सेल फूला पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से, इंटाइन बाहर आया। इंटाइन जब पोलन ट्यूब बनाने लगा, पहले आगे आगे वेजिटेटिव सेल गया पोलन ट्यूब में, उसके बाद जनरेटिव सेल आया। जब जनरेटिव सेल पोलन ग्रेन से निकल के ट्यूब में पहुंच गया तब वो डिवाइड किया और उसने दो मेल गैमेटोफाइट बनाए। तो ट्यूब के अंदर हमें क्या दिखेगा? सबसे आगे एक वेजिटेटिव सेल दिखेगा, उसके पीछे दो मेल गैमेटोफाइट दिखेगा। ठीक है, दो मेल गैमेट्स दिखेंगे। The three cell stage represent the mature male gametophyte। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो ये जो थ्री सेल स्टेज है, अब जाके मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हुआ है। इससे पहले स्टिग्मा तक पहुंचने तक, पोलन ट्यूब बनने तक वो इमेच्योर ही कहलाए। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है और वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी एमिकी इन पोर्टुलिका प्लांट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सबसे पहले पोलन ग्रेन किसने डिस्कवर किया था, कौन से प्लांट में किया था। उसके बाद लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब इज फाउंड इन जी मेज। जो मेज प्लांट होता है उसमें लॉन्गेस्ट हमको पोलन ट्यूब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गाइनोशियम का। ठीक है, तो गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इट में हैव ए सिंगल पिस्टिल और मोर देन वन पिस्टिल। अगर एक पिस्टिल है तो हम उसे मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो हम उसे मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें यहाँ पे, जो सबसे लेफ्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, यहाँ पे पोलन साके अटैच होंगे, बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे जो है वो है ओवरी। ओवरी के नीचे जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है थैलेमस। ठीक है, तो ओवरी तक स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएगा और ओवरी तक पहुंचना है, तो पोलन ट्यूब जो है वो इस स्टाइल के थ्रू ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इन मल्टी कार्पिलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड। अगर पिस्टल्स फ्यूज्ड है तो उसे हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th में। अगर फ्री हैं पिस्टल्स, अलग अलग हैं सारे, तो उसे हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, यहाँ पे सारे पार्ट्स को हम लोगों ने लेबल किया हुआ है। पिस्टल जो है उसके तीन पार्ट है, स्टिग्मा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए, स्टाइल जो एक इलोंगेटेड स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्टिग्मा से नीचे से, और ओवरी जो है नीचे का बेसल बज पार्ट है। ठीक है, अगर हम डायग्राम फिर से देखें एक बार, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, और इसमें से पोलन ट्यूब बन के ओवरी में जाएगा। एक ओवरी में जो है एक ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। हर ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक में जो है मेल गैमेट्स को पहुंचना है। ठीक है, अब चाहे तो वो टू सेल कंडीशन हो या थ्री सेल कंडीशन हो, दो मेल गैमेट्स आने वाले हैं। ठीक है, वो दो मेल गैमेट में से एक एग के साथ फ्यूज करेगा और एक जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये आगे हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। तो अगर एक ओव्यूल है तो रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद उस ओवरी में एक सीड बनेगा और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। तो ऐसे फ्रूट्स में हमको एक सीड देखने को मिलेगा। और जिसके अंदर ओव्यूल्स एक से ज्यादा है, जिस फ्लावर के अंदर, उसके ओवरी में, जैसे यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 6 ओव्यूल्स है, तो इसमें हमको इस फ्रूट में हमें 6 सीड्स देखने को मिलेंगे। जैसे नींबू है, लेमन है, उसमें हमें 5-6 सीड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंगो है, उसमें हमें एक ही सीड देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितने सीड्स बनने वाले हैं वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। आगे चलते हैं। इसमें हम लोग इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ठीक है, ओवरी के अंदर जो कैविटी है, ये जो पिंक पिंक यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लोक्यूल, इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये जो पूरा पिंक पार्ट है इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स। ठीक है, और प्लेसेंटा में से जो है ओव्यूल निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे वाले डायग्राम में देखें तो ये जो ओव्यूल है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज ओव्यूल, पूरे को ओवरी बोल रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं प्लेसेंटा। जो सेंटर में ग्रीन लाइन है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं बाय स्ट्रक्चर नोन एज
फ्यूनिकल, ठीक है। नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एनी ओवरी में बी 1, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। वीट, पैडी, मैंगो में एक ही ओव्यूल होगा। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में एक से ज्यादा जो है हमें ओव्यूल देखने को मिलेंगे। उसके बाद ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल हम लोगों ने बात किया प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बाय फ्यूनिकल। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है बीच वाला, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। तो जिससे ये जुड़ा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं फ्यूनिकल। जंक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड एज हाइलम। ये जो जहाँ पे जुड़े हुए हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हाइलम, ठीक है। तो अगर हम कोई सीड्स देखते हैं, जैसे राजमा है, ठीक है, उसको अगर हम लोग सीड को देखें तो जहाँ जो उसका जो अंदर वाला साइड होता है वहां पे एक व्हाइट कलर का हमको स्कार दिखता है, छोटा सा निशान दिखता है, दैट इज एक्चुअली हाइलम। जहां से सीड जो है, ओव्यूल जो है जुड़ा हुआ था ओवरी से, ओव्यूल किस में बन गया, सीड में, और ओवरी बन गई फ्रूट में। तो जब वो सीड निकलता है तो वो जो निशान होता है दैट इज हाइलम, जहां से वो ओव्यूल जुड़ा हुआ था प्लेसेंटा से, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स। ओव्यूल को जो है कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। एक जगह पे सिर्फ इंटेग्यूमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इंटेग्यूमेंट नहीं होंगे, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा और एम्ब्रियो साइट के जाके जाके फर्टिलाइज करेगा। अपोजिट टू माइक्रोपाइलर, जी जो माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट इधर जो है इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, ठीक है, समझ गए। तो ये वाला जो है वो माइक्रोपाइलर एंड और ये वाला जो है वो चलाजल एंड, ठीक है। यहाँ पे जो है ये अपसाइड डाउन करके दिखा है, इसमें माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ है और चलाजल नीचे की तरफ है। ये एक बेसिक मोस्ट कॉमन ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये माइक्रोपाइलर होगा, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा और उसके अपोजिट जो एंड है उसको हम बोलेंगे चलाजल, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। ये वही सेम स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट देयर इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज न्यूसेलस। इंटेगुमेंट्स के अंदर जो ये मास है, इंटेगुमेंट है दो, आउटर इनर, और ये जो अंदर है इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो एम्ब्रियो सेक के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, और उसमें क्या है, उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा जो एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे वहां पर मेल गैमीट को कौन प्रोवाइड कर रहा था, टेप्टिटम, यहाँ पे न्यूसेलस का काम है एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म फ्रॉम ए मेगास्पोर, ठीक है। तो एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक होगा जो मेगास्पोर से बना, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो टॉपिक है इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर में रखते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली। हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कवर अप कर लिया, ठीक है। ओव्यूल कैसे बनता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी चीजें कवर कर ली। और ओव्यूल में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली, ठीक है। फ्यूनिकल क्या होता है, प्लेसेंटा कहाँ होता है, हाइलम क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को इस लेक्चर में याद कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं हमको, ठीक है। अब ओव्यूल एक होगा उसका एग्जाम्पल क्या है, एक से ज्यादा ओव्यूल है उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारी चीजें हमको इसमें कवर अप कर लेनी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है मेगास्पोरेसिस जैसे स्ट्रक्चर है, कैसे फीमेल गैमीट जो है एम्ब्रियो सेक डेवलप होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इसके नोट्स आप तैयार कीजिए, एनसीईआरटी से इसको पढ़िए, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। बहुत इजी टॉपिक है, इजीली आप समझ सकते हैं, डायग्राम को देख के बहुत इजीली समझ में आ जाता है। आप डायग्राम्स को देखिए, समझिए, मोस्टली एनसीईआरटी का ही डायग्राम्स है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।